पुराने भारत में वैदिक समय के दौरान लोग पर्यावरण को लेकर एक गहरी समझ के साथ जीते थे। यह समय था जब पर्यावरणीय नैतिकता कोई अलग शिक्षा प्रणाली नहीं थी, बल्कि जीवन के ताने बाने में ही बुनी हुई थी। पृथ्वी को एक पालनहार मां के रूप में पूजा जाता था और सभी जीवन और जीविका का स्रोत माना जाता था। प्रकृति के लिए यह एक गहरा आदर और उनके विश्वदृष्टि का आधार था। वे समझते थे कि इंसान प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, उससे अलग या उससे बढ़कर नहीं। यह अंतर परस्परता एक मौलिक सत्य था जो उनके क्रियाकलापों और आसपास की दुनिया के साथ उनके अंतर्बंधता को मार्गदर्शित करता था। जंगल, नदियां, पहाड़ और जानवर सभी को एक बड़े वैश्विक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, जो देखभाल और श्रद्धा के लायक थे। वैदिक समय के लोग प्रकृति को सिर्फ इंसानी फायदे के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन का समूह नहीं मानते थे, बल्कि वे प्राकृतिक विश्व को जीवित व्यक्ति की तरह मानते थे, जिसमें एक पवित्र आत्मा बसी हो। इस आस्था ने पर्यावरण के प्रति एक प्रबल जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। ब्रह्मांडीय व्यवस्था की धारणा उनके नैतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऋतुचक्र ब्रह्मांड में अंतर्निहित सद्भाव और प्राकृतिक संतुलन का प्रदर्शन करता था, और यह माना जाता था कि इंसानी क्रियाकलाप को इस ब्रह्मांडीय भावना के साथ जुड़ाव होना चाहिए, ताकि सभी का कल्याण हो और प्राकृतिक तत्वों एवं मानव में परस्पर सहयोग बना रहे। इस प्राकृतिक संतुलन को भंग करना रथ में व्यवधान माना जाता था, जिससे इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए नकारात्मक परिणाम होते थे। यह समग्र दृष्टिकोण उनके दैनिक दिनचर्या और सामाजिक मानदंडों को निर्देशित करता था। वैदिक युग में दैनिक जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। अनुष्ठान और समारोह अक्सर प्राकृतिक तत्वों के आसपास घूमते थे। सूरज, चांद, बारिश और बदलते मौसमों का जश्न मनाते हुए। आग, पानी, हवा और पृथ्वी सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं थे, बल्कि उन्हें शक्तिशाली देवताओं के रूप में पूजा जाता था, जिनमें से हर एक जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस श्रद्धा से यह सुनिश्चित होता था कि इन तत्वों का उपयोग समझदारी से किया जाए और उन्हें शुद्ध रखा जाए। जैसे कि पानी के स्रोतों को पवित्र माना जाता था और प्रदूषण रोकने के लिए अक्सर उनके उपयोग को लेकर सख्त नियम होते थे। इसी तरह पेड़ों की पूजा की जाती थी और बेवजह उन्हें काटना हतोत्साहित किया जाता था, क्योंकि छाया, फल और स्वच्छ हवा देने में उनकी महत्ता को समझा जाता था। यह प्राचीन ज्ञान, जो पारिस्थितिक संतुलन को अपने मूल में रखता था, कई आधुनिक दृष्टिकोणों के बिल्कुल विपरीत है। आज प्रकृति को अक्सर मुख्य रूप से एक वस्तु, औद्योगिक प्रक्रियाओं और आर्थिक विकास के लिए कच्चे माल का भंडार समझा जाता है। प्रकृति को एक जीवित, परस्पर जुड़े हुए तंत्र के रूप में समझने की वैदिक समझ इस शोषणकारी मानसिकता का एक शक्तिशाली विकल्प देती है। इन प्राचीन पारिस्थितिक नैतिकता को फिर से खोजना और अपनाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हम समकालीन दुनिया में अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी समझ हमें इस कीमती ग्रह पृथ्वी, हमारे एकमात्र घर पर जीने के एक ज्यादा टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण तरीके की ओर निर्देशित कर सकती है। वैदिक दर्शन ने सक्रिय रूप से एक गहरी पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया, सभी प्रकार के जीवन के लिए सम्मान पैदा करके। इस सोच का एक आधारशिला था वसुधैव कुटुंबकम का गहरा सिद्धांत, जिसका सुंदर अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं था, इसमें सभी जीवित प्राणी, पौधे, जानवर और यहां तक कि प्रकृति के निर्जीव तत्व भी शामिल थे। इस समावेशी दृष्टिकोण ने पूरे ग्रह के प्रति अपनत्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाया। यदि पृथ्वी और उसके सभी प्राणी परिवार हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाना स्वयं या अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने जैसा है। ऐसी सोच स्वाभाविक रूप से संरक्षण को प्रोत्साहित करती है और विनाशकारी कार्यों को हतोत्साहित करती है। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानना वैदिक पर्यावरणीय चेतना का एक महत्वपूर्ण पहलू था। देवी देवताओं को आवश्यक तत्वों और प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए वायु पवन देवता थे, अग्नि अग्नि देवता, पृथ्वी पृथ्वी देवी और वरुण जल देवता। यह मानवीकरण केवल अंधविश्वास नहीं था, यह सम्मान सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने का एक शक्तिशाली सांस्कृतिक तंत्र था। जब नदी एक देवी है, तो कोई भी उसके जल को प्रदूषित करने से पहले 2 बार सोचता है। जब पृथ्वी मां है, तो कोई भी उसे अत्यधिक खनन या वनों की कटाई से चोट पहुंचाने में हिचकिचाता है।
प्रकृति को पवित्र मानने की इस सोच ने सांस्कृतिक मनोवृत्ति में गहराई तक एक रक्षक नैतिकता को बसा दिया। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना, विशेष रूप से आश्रम व्यवस्था जो जीवन के चरणों को बताती है, ने भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता में योगदान दिया। तीसरा चरण वानप्रस्थ में जंगल में जाकर निवृत्त होना शामिल था, सादगी, चिंतन और विरक्ति का जीवन जीने के लिए। यह चरण लोगों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और प्रकृति के साथ निकटता से रहने के लिए प्रेरित करता था। अपने पारिस्थितिक पद चिह्न को कम करके और प्राकृतिक परिवेश में आध्यात्मिक ज्ञान खोजकर उन्होंने न्यूनतम प्रभाव वाली जीवन शैली अपनाई। इस अभ्यास ने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व को उजागर किया, उससे सीधे टिकाऊ तरीके से जीवन यापन करते हुए, न कि जटिल संसाधन प्रधान प्रणालियों के माध्यम से जो अक्सर पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अहिंसा या अहिंसा का सिद्धांत, जो बाद की भारतीय दर्शनों में प्रमुख हुआ लेकिन जिसकी जड़ें वैदिक सोच में हैं, मानव संबंधों से आगे बढ़कर सभी जीवित प्राणियों और स्वयं पर्यावरण को भी शामिल करता था। अहिंसा किसी भी प्राणी को हानि या चोट पहुंचाने से हतोत्साहित करती है। इस प्रकार यह स्वाभाविक रूप से जैव विविधता की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के कोमल उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रकृति के प्रति हिंसा के विरुद्ध इस नैतिक आदेश का अर्थ था कि अत्यधिक दोहन, आवासों का अंधाधुंध विनाश और जानवरों पर क्रूरता को नैतिक रूप से गलत माना जाता था। इसने लोगों को करुणा और पृथ्वी के खजाने की सावधानी पूर्वक देखभाल के मार्ग पर मार्गदर्शन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधनों का उपयोग टिकाऊ रूप से सभी की भलाई के लिए हो। वैदिक ग्रंथों में स्वयं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि पर्यावरण को लेकर कितनी गहरी सोच थी। जैसे कि अथर्ववेद में पृथ्वी को समर्पित कई सुंदर भजन हैं, जिसमें उन्हें एक मां के रूप में पूजा गया है जो सभी जीवों का पालन पोषण करती है और भरपूर देती है। एक प्रसिद्ध भजन भूमि सूक्त पृथ्वी के अनगिनत उपहारों के बारे में बहुत अच्छे से बताता है और उसकी रक्षा करने की बात करता है, यह कहते हुए कि हमें उसके आवश्यक तत्वों या उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पवित्र वन या देव वन के नाम से जाने जाने वाले उपवनों का विचार भी बहुत प्रचलित था। ये जंगल के कुछ विशेष हिस्से होते थे जो अक्सर किसी देवी देवता से जुड़े होते थे, जहां पेड़ काटना या जानवरों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल मना था, जिससे जैव विविधता के केंद्र सुरक्षित रहते थे। पुराने ग्रंथों में, जिनमें वे भी शामिल हैं जो वैदिक काल के बाद आए, पर मनुस्मृति की तरह उसकी नैतिक परंपराओं को आगे ले गए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। इन ग्रंथों में जल स्रोतों को गंदा करने के विरुद्ध नियम थे और नदियों तथा झीलों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पेड़ काटने को लेकर भी दिशा निर्देश थे। अक्सर इसकी अनुमति केवल आवश्यक कार्यों जैसे यज्ञ या निर्माण के लिए मिलती थी और कभी-कभी बदले में नए पेड़ लगाने को भी कहा जाता था। इसके पीछे का मुख्य सिद्धांत हमेशा संसाधनों का सतत उपयोग था, ताकि प्रकृति की स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता पर अधिक दबाव न पड़े। इस पुराने कानूनी और नैतिक ढांचे का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना था। इन पुरानी मूल्यों की जब तुलना आधुनिक भारत की पर्यावरणीय प्रथाओं और नीतियों से करते हैं, तो एक बहुत जटिल चित्र सामने आता है। वैसे तो भारत ने कई पर्यावरणीय कानून बनाए हैं और संरक्षण के लिए एजेंसियां भी स्थापित की हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पर वह जो गहरी सम्मान वाली भावना है वह अक्सर गायब लगती है। नीतियां भले ही कागज पर हों, पर उनका क्रियान्वयन अक्सर अधूरा रह जाता है, कई दबावों के कारण, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के वे लक्ष्य शामिल हैं जो पारिस्थितिक अखंडता से अधिक वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और वनीकरण अभियानों जैसे सकारात्मक प्रयास हैं तो, पर जिस पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है वह अक्सर इन प्रयासों से कहीं आगे निकल जाता है, जो दिखाता है कि मूलभूत नैतिकता से एक भटकाव है। आधुनिक भारत दुर्भाग्यवश उन पारिस्थितिक एथिक्सों से बहुत दूर जा रहा है जिन्हें हमारे प्राचीन अतीत में इतना महत्व दिया जाता था। भौतिक प्रगति के पीछे जो अंधी दौड़ लगी है, उससे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई हैं। नदियां, जिन्हें कभी देवियों की तरह पूजा जाता था, आज औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी कचरे से भर गई हैं। वन, जो पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अवसंरचना परियोजनाओं और कृषि के लिए काटा जा रहा है, जिससे अक्सर वे पारंपरिक समुदाय विस्थापित हो जाते हैं जो उनके साथ मिलजुल कर रहते थे।
वैदिक संस्कृति में सरल जीवन और संतोष पर जो बल था, वह आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के नीचे दब गया है, जिससे संसाधनों की अत्यधिक खपत और बहुत अधिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। अपनी पुरानी समझदारी से यह दूरी देश को पारिस्थितिक स्वास्थ्य और मानव कल्याण के मामले में बहुत भारी पड़ रही है। वैदिक काल का मूल संदेश, प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह कोई अतीत में लौटने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन शाश्वत सिद्धांतों को अपनाने की बात है जो हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनाए थे। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी केवल संसाधनों का भंडार नहीं, बल्कि एक जीवंत तंत्र है जिसका हम हिस्सा हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ खोज सकते हैं। यह बदलाव केवल संसाधनों के दोहन से हटकर संरक्षण और पुनर्स्थापन की ओर ले जाता है। इस प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में लाने के लिए शिक्षा सबसे पहली सीढ़ी है। विद्यालयों में भारत की इकोलॉजिकल विरासत और वैदिक ग्रंथों में निहित पर्यावरणीय नैतिकता को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। साथ ही पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं जैसे पवित्र उपवनों और सामुदायिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी स्थानीय पहलें लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाती हैं और उनके जुड़ाव को गहरा करती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियां जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ संतुलन में हैं, हमें टिकाऊ जीवन के पाठ पढ़ाती हैं। वैदिक कृषि प्राकृतिक खेती, जैव विविधता और मिट्टी की सेहत पर बल देती थी। जैविक खेती, विविध फसलें और देशी बीजों का संरक्षण, ये सब प्राचीन ज्ञान से प्रेरित उपाय हैं। इससे रासायनिक इनपुट्स पर निर्भरता घटती है और खाद्य सुरक्षा व पर्यावरणीय संतुलन बढ़ता है। ऐसे किसानों को समर्थन देना जो पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां अपनाते हैं, व्यापक बदलाव के लिए जरूरी है। हमें सामूहिक रूप से अपनी पारिस्थितिक जड़ों को पहचानना और उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। युवा पीढ़ी इस बदलाव की अगुवा बन सकती है और ऐसी नीतियों का समर्थन कर सकती है जो पृथ्वी के प्रति सम्मान को दर्शाएं। हमें अपने नीति निर्माताओं से आग्रह करना चाहिए कि वे इन गहन पारिस्थितिक मूल्यों को नीतियों में शामिल करें। जब हम पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ते हैं, तो एक ऐसा भविष्य संभव है जहां मानव और प्रकृति दोनों साथ साथ फलें फूलें, जैसा कि ऋषियों ने कल्पना की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।